तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? और बढ़िया चल रही है ना तैयारी बिल्कुल आपकी? तो हिंदी में जो है आज हम लोग इस क्लास में, है ना, पढ़ेंगे क्या पता है? चैप्टर नंबर 10 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बड़ी ही सुंदर आत्मकथा जूठन। और ये जूठन जो है ना, एहसास आपको दिला देगा कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व होता है, जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, जो आपके प्यारे बच्चों पूरे घर परिवार को बदल सकता है। इसमें जिस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ घटनाएं घटी, जैसे वो अत्यंत पिछड़ी जाति से भी आते थे, महादलित के हैं, और उनके साथ जैसी जैसी घटनाएं घटती है ना, दिल को कचोट देती है। और फिर जब उनके जीवन में शिक्षा का प्रसार होता है और जीवन बदलता है, तो जिस घर से उनको दुकारा गया था, उनके माता पिता को, उसी घर का वारिस जो है इनका साक्षात्कार करने इनके आवास पे जाता है ना। शिक्षा अपने आप में बहुत 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 बड़ी ज्वाला का नाम है शिक्षा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीवन में अगर आपको शिक्षा लेने का मौका मिला है ना, तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते। तो आइए शुरू करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये अद्भुत अद्भुत जो इनकी आत्मकथा है। पहले जान लेते हैं प्यारे बच्चों किनके बारे में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जान लेते हैं, जो जानना बड़ा आवश्यक है। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। निधन नहीं, चूंकि जब तक बुक था ये जीवित थे। जन्म स्थान यही बरला मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, आप याद रखना, उत्तर प्रदेश। माताजी मुकुंदी देवी और पिताजी छोटन लाल थे। शिक्षा की बात करें तो अक्षर ज्ञान जो है इन्होंने कहाँ से, शुरू में मास्टर सेवक राम से, राम मसही के खुले बिना कमरे बिना टाट चाट व आई वाले स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिला। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से पास किया। 12वीं में भी इन्होंने पास किया। बाद में कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में इनका एडमिशन हुआ। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही और 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। है ना, देख रहे हो, एक वो जगह जहां ना कमरे में कुछ है, चटाई पर बैठ करके ये पढ़ाई किए और एमए कर गए। कहां से जा करके? श्रीनगर विश्वविद्यालय से। वृत्ति की बात करें तो 12वीं कक्षा में ही इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री महाराष्ट्र में काम किया। ड्राफ्टमैन की नौकरी की। संप्रभुति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में, उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, है ना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया। सम्मान की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1903 में मिला। परिवेश सम्मान 1995 में मिला। जय श्री सम्मान 1996 में मिला। कथा क्रम सम्मान इनको 2000 ईस्वी में दिया गया। अब इनके कृतियों की बात कर लेते हैं, रचनाओं की बात कर लेते हैं, जानना बड़ा आवश्यक है। जूठन एक आत्मकथा है, इस बात को बिल्कुल याद रखना, बड़ा VVI है ये। आगे सलाम, घुसपैठिया कहानी है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, कविता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था इन्होंने स्थापित की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में इन्होंने अभिनय के साथ साथ मंच पर निर्देशन यानी कि डायरेक्शन का भी इन्होंने काम किया। है ना प्यारे दोस्तों, इनके बारे में इतनी बातें जाननी हमारे लिए बस आवश्यक है, बाकी चीजें तो है। कैसे दलित आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे रचनाकार इन्होंने लिखा है ना। अब बात करते हैं अंतिम पैराग्राफ में, फिर हम लोग कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया।
उनकी आत्मकथा का प्रस्तुत हमारे यहाँ संकलित अंश बने है ना, वानगी के रूप में दिया गया है। अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अंतिरंजित और वास्तविक है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गढ़ की विशेषता है। अपनी संवेदना और मर्म अस्थिरता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। सबका बात यही है कि बहुत ही मार्मिक, सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत इनकी रचना है। इनका ये आत्मकथा है। इनकी ये क्या है बाबूजी? तो इनकी ये आत्मकथा है और ये उसका केवल जो है ना एक अंश हम लोग को पढ़ने को दिया गया है, ताकि हम लोग इससे प्रेरित हो और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पूरी आत्मकथा को हम पढ़ पाए। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी तो है बहुत ही गहरी बात छोड़ती है, शिक्षा के महत्व को ही ये बताती है प्यारे बच्चों, है ना। ध्यान से इसको पढ़ना, कैसे इनका पूरा जीवन बीता, है ना, संक्षेप में समझिएगा। शुरू होती है कहानी एक विद्यालय से। एक रोज हेडमास्टर कालीराम, हेडमास्टर का नाम क्या है बताओ जरा? कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? जब ये बचपन में थे, इनके हेडमास्टर कालीराम जी पूछे, इन्होंने जवाब दिया, ओम प्रकाश। डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम से जाते थे, इतना क्रूर ये हेडमास्टर था। पूरे स्कूल में उनकी दहशत चलती थी। तो उन्हें कहा, अरे तू चूहड़े का है? चूहड़ा बेटा जी, ये इनके गांव के जो इलाके में रहते थे वो है। इनका दूसरा सवाल उछड़ा तो मैंने कहा, जी हाँ ठीक है। वो अपने सामने जो शीशम का पेड़ खड़ा है, हमने क्या नहीं करा कि शीशो कहला का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा, टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे कि शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट ये काम पर तुम लग जा। तो हाँ जी बच्चों, यहाँ आपने क्या सीखा? तो यहाँ आपने सीखा इस कहानी में, जो अगर हम पात्रों की सूची अगर हम लोग तैयार करें, तो कहानी के अगर हम पात्र देखें प्यारे बच्चों, तो हमें सबसे पहले मिलते हैं हेडमास्टर साहब। कौन मिलते हैं बता दो जरा? हमें मिलते हैं सबसे पहले हेडमास्टर साहब, और इनका नाम क्या था? तो नाम आपने पढ़ा कालीराम। क्या नाम पढ़ा बाबू हमार? कालीराम। ठीक है। जो इस कहानी के, जो इस आत्मकथा के मुख्य पात्र हैं, जिनकी ये आत्मकथा है, उनका नाम तो समझ ही गए हैं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां तक तो आप समझ ही गए, है ना। तो झाड़ू वाली बात हो गई। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ किए, तभी वे खुद चल करके आए और बोले, इसके बाद अब तुम ये पूरा मैदान साफ कर दो। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से पूरा चेहरा, सिर पूरा का पूरा भर गया था, अट आया था। मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह उनकी मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की हमको इजाजत नहीं दिए। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, सबसे छोटा था ना। दूसरे दिन मैं जब स्कूल पहुंचा तो जाते ही हेडमास्टर ने फिर से झाड़ू के काम पे लगा दिया। पूरा दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। सोचो, शिक्षा के प्रति ये ललक इनकी, कि इतना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक इनको कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी ये जा रहे हैं इस उम्मीद में कि मुझे जो है ना पढ़ने को मिल जाए। और आजकल बच्चों को थोड़ा सा भी प्रताड़ित अगर कर दिया जाए तो बच्चे क्लास ही छोड़ देते हैं। यहां समझिए, समझना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। मैं थर थर कांपने लगा। त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मां साहब, ई बैठा है कोने में। त्यागी जी का लड़का,
उसने ये बात कहा, यानी कि तीसरा जो आता है वो आता है कौन बेटा जी? त्यागी जी का लड़का, यानी कि त्यागी का लड़का। और ये त्यागी का लड़का इसी ने क्या कहा? ये चिल्ला के बुलाया, चिल्ला के बोला। क्या बोला? तो चिल्ला के बोला कि ए माँ साहब, समझ रहे हो? देख लेते हैं ये शब्द माँ साहब, सीधे लिखा है, बच्चे ऐसे ही बुलाते हैं माँ साहब, ऐसा है, कोने में है ये बैठा हुआ, छिपा हुआ है ना। हेडमास्टर लपक करके गर्दन दबोचा, उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पे बढ़ा जा रहा था, जैसे कोई भेड़ या बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींच कर उसने मुझे बरामदे में ला के पटक दिया, चीख कर बोले कि जा लगा पूरे मैदान में आज भी झाड़ू। भयभीत होकर मैं तो 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली, मेरी तरह ही उसके भी पत्ते अब कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या हुए थे? तो सूख चुके थे, झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां, वो जो होता ना झाड़ू पूरा पत्ता वाला मार दिए, सब पत्ता झड़ गया, टहनियां। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे, मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख करके ठिठक गए, बाहर से आवाज देकर बोले, मुंशी जी क्या कर रहे हो? यानी कि ओम प्रकाश जी का, समझ रहे हो, ये पुकार का नाम या दुलार से इन्हीं को कहा जाता था। इसमें क्या बेटा? मुंशी जी। ये आप कह सकते हो दुलार नाम था, दुलार का नाम। इनको प्यार से घर पे लोग मुंशी जी कह के बुलाते हैं। मुंशी जी क्या कर रहे हो? वो प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं हफक कर रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोलना बेटा, क्या हुआ? रो रो करके हिचकिया पे हिचकिया चढ़ गई थी, इनकी हिचकिया बंध ही गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बच्चे ने कहा। 3 दिन से, कितने दिन से बेटा जी? 3 दिन से हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं और कक्षा में हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन करके फेंक दी। उनकी आंखों में आंख की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी घनी मूछें गुस्सों से फड़फड़ाने लगे। अरे बाप था ना, भले चूड़े का था, सफाई वाला था, महादलित था, लेकिन बेटा के साथ अगर कुछ होगा तो एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? चीखने लगे कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हैं? कौन है मास्टर वो? यानी कि अब यहां से इनके इनके यानी कि आप समझ सकते हैं, इनके पिताजी थे। इनके इसमें कौन आ गए बेटा जी? अब पिताजी मुख्य किरदार में यहां से आगे बढ़ते हैं। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर न हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का बेटा सामना किया ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं में, याद रखियो, 8-10 तगाओं में, तगा मतलब हिंदू या मुस्लिम में, घर तथा, है ना, घेर के घर या घेर मतलब मुर्दों का, बोल सकते हैं मर्दों का बैठा खाना है। मवेशियों को बांधने की एक जगह था, मर्दों का जहां बैठ करके खाते थे, मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। यानी कि इनके पिताजी के रोल आया, इनकी माता जी की यहाँ पे चर्चा हुई। बात समझ में आया? इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी और जसवीर, ये जसवीर और जनेश्वर 2 भाई थे। यानी कि इसमें इनके भाभी का भी जिक्र आया, इनकी बहन का भी जिक्र आया, और इनके बेटा जी इनमें भाई थे। भाई कौन कौन थे बताओ जरा? जसवीर और जनेश्वर। तो जसवीर और क्या बेटा जी? जनेश्वर। जनेश्वर जो है ना, ये इनके क्या थे? भाई लोग हैं। ये सब जो है साफ सफाई का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। यही था ही इनका जीवन, और क्या, यही वो किया करते थे। आगे क्या होता है बेटा जी जरा ध्यान से समझ लियो।
है ना। 8-10 तगाओं में, याद रखना। भाई लोग माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, यानी कि इनका एक और भाई है सर, सुखवीर। सुखवीर जो था इनका मतलब बड़ा भाई है, ठीक है। जो क्या करता था, जो जाता था और ये वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। सुखवीर जो है कैसे काम करता था बाबू, वार्षिक नौकर की तरह, कर की तरह ये क्या करता था, तरह काम करता था, ठीक है ना। लगभग ये हो गए। अब आगे समझ लियो, क्योंकि इसमें चाचा का भी रोल आएगा। प्रत्येक तागा के घर में 10 से 15 मवेशी, कितने मवेशी होते थे, 10 से 15, बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें गाय भैंस बैल ये सब होते थे। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर, है ना, या उपले माने इनसे जो चिपरी बनावल जाला की जगह पर डालना पड़ता था, जहां ऐसा बनाया जाता था। प्रत्येक घेरे से, प्रत्येक कहाँ बेटा जी, घेरे से 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। रोज कितना गोबर निकलता था, 5 से 6। सर्दी के महीनों में काम बड़ा कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांध दिया जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्ती या फिर फूस बिछा दी जाती थी। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैला रहता था। 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी, पूरा सिस्टम था ये। उसके ऊपर सूखी घास बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में दुर्गंध बैठ जाता था। गोबर ढूंढ ढूंढ करके निकालना बड़ा तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से पूरा मन भिनकता था, है ना। कितना कष्टदायक स्थिति था इनका। इन सब, ध्यान से सुनियो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इन सब कामों के बदले क्या मिलता था, 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी कि 2 जानवर पे 5 सेर क्या मिलता था इन लोग को, अनाज। यानी लगभग 2.5 किलो अनाज, 2 जानवर बराबर कितना, लगभग 2.5 केजी इन लोग को मिलता था क्या, अनाज। 10 मवेली वाले घर से साल भर में 25 सेर, यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिल गया। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खासतौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटा और भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, वो मिलती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दिया जाता था। जो हमारी टोकरी होती थी, कचरा उठा के ले जाते थे, उसमें जूठन डाल दिया जाता था। जूठन समझते, और खाने के बाद जो बच गया। शादी विवाह के मौके पर मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठते रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी, ठीक है ना, पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा, थोड़ी सब्जी पतल पर पाकर बौछे, यानी कि वो खुश हो जाते थे। जिस बारात की पतलों से जूठन कम पड़ती थी ना, कहा जाता था कि भूखड़ लोग बारात में आए थे, सारा का सारा चट गए। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी ऐसी बारातों का जिक्र बड़ी रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतना जूठन मिला, उस बारात में इतना जूठन मिला, है ना। आगे देख लो। पतलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें हम लोग धूप में सुखाते थे। चारपाई पर, है ना, कोई कपड़ा डालकर फैला देते थे। मुझे पहरे पर बिठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गी, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पूरी साफ, इसलिए डंडा लेकर हम चारपाई पे बैठते थे। ये सूखी पुरिया बरसात के कठिन दिनों में काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पुरियों पर बारीक मिर्च और नमक लगाकर खाने का मजा ही कुछ और था। कभी कभी गुड़ मिल गई, है ना, लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे, वही मीठा के साथ मिला के। आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र और मात्र क्या मिलती थी, तो जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था ना, माँ के साथ हम जब जाते थे माँ पिताजी का हाथ बटाने, तो त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर हम सोचा करते थे कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है, जी मचलने लगता है। पिछले वर्ष मेरे निवास पर कौन आया था, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, याद रखना कौन बेटा, सुखदेव सिंह, है ना, सुखदेव सिंह त्यागी का
बेटा आया था। क्या नाम था इसका बेटा का? चलो जी बता दो। तो इस बेटे का नाम था इनका सुरेंद्र सिंह, जो इंटरव्यू लेने इनका आया था। सुरेंद्र सिंह, ये हमने अलग से लिख दिया ताकि तुम इसको याद रखना, है ना सर। आगे, किसी की इंटरव्यू के सिलसिले में आया था, गांव से मेरा पता लेकर आया, रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ी जायकेदार है, बड़ा टेस्टी है भाभी जी, और हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। बातें सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं जो है ना, स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। इनको अपना बचपन याद आ गया। तुरंत तो पैदा भी नहीं हुआ था जब उसकी बड़ी बुआ यानी कि सुखदेव त्यागी की लड़की जो है शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई का काम करती। शादी के 10-12 दिन से पहले से माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक बहुत सारे काम किए। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। ये है गांव की कहानी। आज भी गांव में कहीं लड़की का शादी होता है, बारात आता है, तो पूरे गांव भर के लोग सोचते हैं कि ये किस तरीके से शादी बेहतर बीते, चूंकि गांव की इज्जत का सवाल है ना। तो इसलिए कहीं कोई कमी न रह जाए, गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो करके इकट्ठा किया गया पिताजी के द्वारा। चूंकि बारात रात में रुकती थी ना, तो उस पे सोता था लोग। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकर लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माँ से सिमटे बैठे थे। ये लाइन जो है ना बेटा, सीधे यहाँ लगती है, यहाँ। और हम तो यही बच्चों को कहते हैं कि बाबू कुछ ना करना जीवन में, इतना जरूर करना कि अपने माता पिता को कभी तकलीफ ना होने दे। कभी जनरल के डब्बे में उनको मत बैठाना। कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरना हो तो तुम वीआईपी की तरह जाना। इतना पैसा जरूर कमा लेना बेटा, अन्यथा बड़ा दशा होता है। समझ में बात आया? ये देखो ना, माँ बैठी है टोकरी लेकर, बगल में बैठे हैं भाई और बहन, इस आस में कि काश टोकरी में कोई मिठाई का टुकड़ा फेंक दे, कोई पूरी का टुकड़ा फेंक दे। ये कहानी जब भी आप उदास हो, लगे कि नहीं हो पाएगा मेरे से, ये कहानी जूठन पढ़ना। ना दिल तुम्हारा रो दिया तो फिर कहना, और इतना जोश तुम्हारे अंदर बढ़ेगा कि तुम सोच नहीं सकते। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान महक आ रहा है वो हमें भी खाने को मिलेगा। जब सब लोग खाकर चले गए, मेरी माँ ने सुखदेव त्यागी को दलान से बाहर आते देख के कहा, चौधरी जी ये तो सब खाना खा के चले गए, महारे जागतकों को कुछ एक पतल पर धर कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे अपने बाच बच्चों के लिए। सुखदेव ने जूठी पतलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर के तो जूठू ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकर दरवाजे से और चलती बंद। बता उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर क्या बीता होगा, और कर भी कुछ नहीं सकते, बस समय का इंतजार। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अभी तुम्हारे घर आस पड़ोस झगड़ा हो तो हाथ जोड़ लो और बैक हो जाओ। ठीक है, तुमको लोग गलत कह देंगे, ठीक है तुमको लोग परेशान कर देंगे, मान जाओ, लेकिन बेटा उस अग्नि को अंदर में जलाते रहो और खूब मेहनत करो, और इतनी तरक्की करो ना कि एक दिन वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो। वो होगा असली बदला। बहुत बच्चों को समझाता हूं मैं, और समझाना ही नहीं, मैं तो खुद अपने जीवन में अब इस प्रकार हो गया हूं कि घर में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। हमारे यहाँ तो मतलब क्या कहें हम आपको प्यारे बच्चे, हमारे ऊपर इतना, छोड़िए अपने जीवन की बात है, बिन मतलब का लाखों रुपए का कर्ज डाल दिया जाता है। फिर भी मैं कष्ट काटते, तकलीफ होते हुए सब कुछ मैं कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं से मुझे सफलता मिल जाए। प्यारे साथियों, जब सब लोग खाकर चले गए तो ऐसा हुआ, सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टुकड़ों की तरफ इशारा करके कहा, ऐसा कुछ। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। बाप रे बाप, 9th क्लास की बात देखो जरा क्या हुआ।
घर की आर्थिक हालात कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटकना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला वो खा लिया। गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को उसी को उठाने पड़ते थे। जैसे मेरा परिवार जहां भी काम करता था, अगर वहां कोई पशु मर गया तो हमें ही पशु को उठाना पड़ता था। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी और हमको मजदूरी इसकी कुछ भी नहीं मिलती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पे गालियां देता था और उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन होता था। उसके अगले और पिछले पैर को बांध के उसमें बांस लगाना पड़ता था, फिर उठा के कंधे पर रख करके ले जाना पड़ता था। और काम के बदले में क्या मिलती थी? गालियां। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं, निर्धरता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र सब चल रहा था। गरीबी को, मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपए हाथ में बचती थी। तंगी के दिनों में ये रुपए भी बहुत बड़ी रकम हमारे लिए थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन खेन करता था, कमी निकालता था। कट फट जाने पर बेकार हो जाता था। खाल को निकालते ही उस पर नमक रगड़ना पड़ता था, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। अब एक रोज क्या होता है, ब्राह्मण देव तगा का बैल खेत से लौटते समय मर जाता है। और यहाँ बात हो गई है ब्राह्मण देव तगा, तगा मतलब त्यागी, का बैल मरा। ठीक है राजा, ये बात याद रखियो। का बैल मरता है ना। लौटते समय उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव हमारे घर खबर कर दी कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनशेर और उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन, सबसे बड़ी भाभी जो जिनका नाम देवी वो रहती थी। यानी कि अगर बात करें इनकी भाभी जो थी, है ना, पिताजी, माताजी, भाई बहन और इनकी क्या थी साथ में, भाभी जिनका नाम था देवी, है ना। भाभी जी थी जिनका नाम था बेटा जी देवी, है ना, ध्यान दे दो। अब आगे क्या बताते हैं। जसवीर उन दिनों देहरादून में मामा के यहाँ काम करता था। माँ परेशान हो गई कि बैल की खाल उतारने भेजे तो भेजे किसको। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन भैया, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना पड़ा। अकेले खाल कैसे उतरे। मैं स्कूल में था, माँ ने थक हार कर मुझे बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वो काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर 10-15 रुपए मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलह कामचोर थे। सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले बैल पर कोई गिद्ध या फिर जंगली जानवर ना पड़ जाए, फिर सारा बर्बाद हो जाएगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता बिल्कुल नहीं था, जैसे पिताजी तेजी से चमड़ा उतारते थे, इनसे नहीं। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतार, अकेले तो शाम हो जाएगा। भैया, जैसे ही छुरी मेरे हाथ में आई ना, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया। चाचा ने छुरी चलाने का हमको ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंसा जा रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था ना, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर आज भी ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला, उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। गहरी और गठरी जो हुआ उठाकर अपने सर पे रख लिए।
लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था। बसेड़े जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा जमीन पर रख दिए और बोले, यहाँ से तुम आगे ले जाओ, मैं थक गया हूं। सोचो, मैंने उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। ओ चाचा, मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दी और गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला ना, मेरा मन ही जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई। लग रहा था कि अब हम गिर जाएंगे और गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे हालत में देख करके मां रो पड़ी। मैं सिर से पांव तक गंदगी से मैं भरा हुआ था। कपड़ों पे खून के मेरे धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, अरे इनसे ये काम ना करा, साला भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। मैं प्यारे बच्चों आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद इमोशनल हो जा रहा हूं। तो सोचिए, इस कहानी से हमें और आपको सीखना है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल कर आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं। ये थी आत्मकथा जो हृदय को चीर फाड़ कर देती है कि अगर आप में शिक्षा नहीं है तो आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो पाएगा। और इससे बड़ी मोटिवेशन प्यारे बच्चों कुछ नहीं हो सकती है। टिक लगा लेते हैं। हालांकि जो आपको हैंड रिटेन नोट्स मिला हुआ है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप उसे वहीं से कर लेना। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। किन बातों कांटे लगते थे, ये वाला क्वेश्चन हो गया। लेखक क्यों विचलित हो गए, ये घर पहुंचने पे माँ। बस इतने क्वेश्चन आप कर लेना, काफी है। उसमें एमसीक्यू भी है। और जब हम लोग की प्रैक्टिस की क्लास प्यारे बच्चों लगेगी तो हम लोग उसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, खास करके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उम्मीद है, और ये वाला स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, है ना। 10 से 12 तगों में काम करते थे, 15 से 20 रुपए मिलते थे। जो 2 जानवर के पीछे 2.5 केजी अनाज, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको बिल्कुल मत भूलना। आगे वीडियो रोक लो, पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके भी हृदय पर लगी होगी और पढ़ने की प्यारे बच्चों आप में ललक जगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।